धरती सोनी रंगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप भी ना गुलाम भाई, बस कमाल करते हैं। काबुल की फौज भला इतनी दूर क्यों आएगी, इतना जोखिम उठाकर? तुम फतेह अली को नहीं जानते, शाह शुजा, जिसे सूबेदार ने कैद कर रखा है। फतेह अली उसके खून का प्यासा है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। जब तक तुम्हारी बंदूकों का कोई फैसला ना हो जाए, तुम्हें यहीं रहना होगा। सरकार, मुझे यकीन है कि हमारी बंदूकें आपको जरूर पसंद आएंगी। गुलाम रसूल, कहिए शहंशाह आलम, कैसे मिजाज हैं हजरत के? खालसा फौजों ने फिर एक बार यह साबित कर दिया कि मैदान जंग में पर्वत हो या मैदान, हमारी राह कोई रोक नहीं सकता। अब हम इस कश्मीर की मुहिम में और देरी नहीं करना चाहते। मुझे भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार है सिंह साहब, लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम उठाना मुनासिब नहीं होगा। बेहतर तो यही होगा हुजूर कि हर महीने की चांद रात को आपकी सरहद पे गुलाम रसूल की चौकी पे हम 500 बंदूकें छोड़ जाएं और चोरी छुपे वहीं अदायगी भी हो जाए। तुम लाख कोशिश करो, ये काफिर रंजीत तुम्हारे साथ आने वाला नहीं। तो फिर एक और शख्स वजीर फतेह अली खान के दुश्मनों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। बेगम साहिबा, खुशी की बात तो यह है कि कश्मीर मुहिम के लिए सिंह साहब राजी हो गए हैं। शुक्र है अल्लाह। शाह शुजा को सही सलामत लाहौर वापस लाने के लिए दीवान मोहकम चंद जी को खास हिदायत दी गई है। ये तो सचमुच ही बहुत खुशी की बात है। भिवानी दास जी, अगर आपकी तरफ से जंग पर होने वाले खर्च को लेकर कोई एतराज ना हो तो जंग जल्दी शुरू हो सकती है। इसकी फिक्र आप बिल्कुल ना कीजिए। हम आपका एहसान चुकाने की बात नहीं करते, लेकिन हमें अपना वादा अच्छी तरह याद है। जो तस्कीन आपने हमारी रूह को पहुंचाई है, उसका सवाब तो आपके साथ रहेगा। अपने शौहर के यहाँ पहुंचते ही हम अपनी जुबान के मुताबिक कोहिनूर आपके हवाले कर देंगे। चलो अच्छा हुआ, मौके पर गवाह भी मौजूद है। मुझे आपके करार पर पूरा पूरा एतबार है बेगम साहिबा। मेरे लिए वो पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है। आप यूं समझिए कि कोहिनूर अब हमारे पास खालसा सरकार की अमानत है। रंजीत सिंह हमारी कश्मीर की मुहिम में शामिल होने के लिए राजी हो गए हैं सरकार। बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं जानता था ऐसा ही होगा। आखिरकार रंजीत सिंह एक दानिशमंद हुक्मरान है। वो इतना अहमक भी नहीं कि ऐसे खूबसूरत मौके को हाथ से जाने दे। क्यों मौलवी साहब? जब तक वो काट नहीं लेता, सांप और रस्सी का फर्क समझ में नहीं आता वजीर। बंद करो ये रस्साकस्सी। हम कब से इस मौके के मुंतजिर हैं। अब और इंतजार नहीं होता। फतेह अली, फौरन फौज को कश्मीर की तरफ रवाना होने का हुक्म दो। अब जो भी सुलूक उनके साथ करना है, अता मोहम्मद और कश्मीर के साथ, वो तुम जानो, वो तुम्हारी सरदर्दी है। चाहो तो कश्मीर को
कब्रिस्तान में तब्दील कर दो। मुझे तो शुजा चाहिए, शुजा, शुजाउल मुल्क, और वो भी जिंदा। उसका सर कलम करने से पहले उसकी आंखें नहीं निकाली जाएंगी, बल्कि उसकी आंखों में आंखें निकाले जाने का खौफ हम खुद देखना चाहते हैं। गुस्ताखी मुआफ जहांपना, खालसा सरकार ने हमारी तजवीज़ मंजूर कर ली है, लेकिन तफसीली तख्लीक के लिए वो एक बार वजीर फतेह अली से मिलना चाहते हैं। अटक दरिया के इस पार रोहतास के इलाके में वो इस मुलाकात के ख्वाहिशमंद है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि कश्मीर का ख्याल हमारे मन में कई बार उठता रहा था, और अब वाहेगुरु की कृपा से वो वक्त आ गया है। इसलिए कश्मीर की मुहिम को अब ज्यादा देर तक टाला नहीं जा सकता। हमें तो बस आपके हुक्म की इंतजार है सिंह साहब। अगुवाई तो आपको ही करनी है दीवान जी। ये मुहिम हमारे लिए बहुत खास है। कितनी फौज होगी, कितने घुड़सवार, कितने पैदल, एक एक चीज को पहले से ही सोच के रखना होगा पूरी तफसील से। हमारे एक एक सिपाही की जिंदगी बहुत खास है। हर मामले पे विचार करने के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं सरकार कि हमें बहुत बड़ी और मजबूत फौज भेजनी होगी। कम से कम 10-12 हजार सिपाही और तोपखाना अलग से, क्योंकि ये मुहिम हमारी साख का सवाल है। आपका क्या कहना है गौसा चाचा? इशारे का मुंतजिर हूं पुत्र जी। तोपें तो आग उगलने को तैयार खड़ी हैं। हथियारों की भी अपनी अहमियत है। वैसे तो जीतता हारता सिपाही ही है, लेकिन कश्मीर की ठंडी वादियों में ऊंचाई पर जहां सांस लेने में भी दिक्कत होती है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सिपाहियों को इतनी ऊंचाई पर लड़ने की आदत नहीं है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पहाड़ी राजाओं को अपने साथ मिलाना होगा। उनके सिपाही पहाड़ी पगडंडियों पर लड़ने के आदी हैं, और वो लोग रात के अंधेरे में रास्ता भी निकाल सकते हैं। हमें उनके अनुभव, उनके युद्ध कौशल को समझना होगा बारीकी से, और उसे इस्तेमाल भी करना होगा। हमने इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा है सरकार। जसरौता, बसोली और नूरपुर और दूसरे कई पहाड़ी रियासतों के राजा अपनी फौजें लेकर हमारी तरफ से लड़ने को राजी हो गए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरी एक तजवीज है सिंह साहब कि इन फौजी टुकड़ियों की अगुवाई सरदार दल सिंह और जीवन सिंह के हाथों दे दी जाए। आप कुछ भी करें दीवान जी, लेकिन बस एक बात का खास ख्याल रहे कि हमें फतेह के साथ साथ शाह शुजा को वापस सही सलामत लाहौर लेकर आना है। क्योंकि फतेह के साथ भी अगर हमारी फौज पे चढ़ती है और फतेह अली खान वहां पहले से पहुंच जाता है, तो फिर हमारे लिए बहुत दिक्कत पड़ जाएगी। मैं जानता हूं सरकार, मैं इस बात की अहमियत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। शाह शुजा की वापसी का मतलब है कोहिनूर की वापसी, और हमें इस अनमोल अमानत को हर हाल में वापस लाना है। अगर कोहिनूर हमारे हाथ में नहीं आता तो इस सब कुछ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमें हर हाल में इस ख्वाब को हकीकत में बदलना है। इसी बात का तो हमें भी चिंता है। शाह शुजा की अभी तक हमारे पास कोई खबर नहीं है। पता नहीं अता मोहम्मद ने उसे कहां छिपा रखा है। क्या हुआ शाह जी? जिस शख्स को आपने खबर के लिए भेजा था, अच्छी बुरी कोई तो खबर होगी। हम सबको उसकी फिक्र है सरकार। मुनव्वर बहुत ही भरोसे का आदमी है, बहुत ही काम का। सोचता हूं सरकार की कुछ लोगों को उसकी तलाश में भेज दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। वक्त हमें इस बात की इजाजत नहीं देता शाह जी। अब हम उसका और इंतजार नहीं कर सकते। क्या करूं इस लाचारगी का? गुस्सा आता है मुझे अपनी बेबसी पर। कितने भरोसे के साथ उन्होंने मुझे यहां भेजा था। अपनी जान पर खेलकर पता भी किया, लेकिन क्या फायदा?
जब तक मैं ये खबर उन तक पहुंचा नहीं पाता कि अता मोहम्मद ने शाह शुजा को कहां छुपा रखा है, थोड़ी सी जल्दबाजी ने सबकी एक राय पर पानी फेर दिया। अरे अरे, इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? क्यों अपने आप को इतना कष्ट देते हो? और हमें भी। इतनी जल्दी मत करो। क्या देखते हो? माँ की याद आ रही है? माँ नहीं है, याद भी नहीं आती। शायद बहुत छोटा था उस वक्त। तो मुझे अपनी माँ ही समझ। मैं माँ हूं ना तेरी। अब इन लोगों को क्या बताऊं, कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं, किस लिए आया था, क्यों मेरा जाना जरूरी है। तू ये अचानक क्या सोचने लगता है? कहाँ खो जाता है बेटा? कहीं नहीं माँ जी, बस यूं ही। ना ना, छुपा रहा है ना माँ से। चल छोड़, तू ऐसी बातें मत सोचा कर। तू आराम कर। पंडित जी आएंगे तो मुझे ही बोलेंगे। बेटा, इतना तो मैं जान गई, व्यापारी तो तू है नहीं, क्योंकि व्यापारी इतने जीवट नहीं होते। तू जो भी है मेरा बेटा है। भगवान की लीला भी न्यारी है। मैंने उससे छोटा सा मांगा था और उसने मुझे इतना बड़ा करके दे दिया। दिया तो है, लेकिन एक बोझ की तरह, जो खुद से चल फिर भी नहीं सकता। ना बेटा ना, उससे शिकायत नहीं करते। उसकी लीला न्यारी है। लो, कैसे हो बेटा? पंडित जी आ गए। तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं जड़ी बूटी रगड़ के लेकर आती हूँ। समझ नहीं आता कैसा रिश्ता है मेरा आप लोगों से। क्यों आप लोग मेरे लिए तकलीफ उठा रहे हो? बहुत मुश्किल है बेटा, तू नहीं समझेगा। जिसको तू तकलीफ कह रहा है उसमें कितना आनंद है। अरे इसको तो मैंने 20 साल पहले भी नहीं देखा इतना काम करते हुए। कितनी खुश है तेरे आने से। अभी तक माँ की कमी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अब होगी। तुम्हारे पास मैंने कुछ सिक्के देखे थे जो यहाँ के नहीं हैं, खालसा सरकार के हैं। इतना तो मैं समझ गया था कि तुम पंजाबी हो और मुसलमान हो। यहाँ के हाकिम को तुम नहीं जानते, वो कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं। यही कि तुम कश्मीरी पंडित, ये पंजाबी मुसलमान तुम्हारे यहाँ कैसे क्यों है? और तुम्हारी हालत ऐसी नहीं थी, तुम मुश्किल में पड़ जाते, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आया। वो क्या है कि इनके दिल में दया धर्म तो कुछ है नहीं बेटा। किसी को भी कभी भी कैद खाने में डाल देते हैं और भूल जाते हैं लोग जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम नहीं समझोगे हमारे हालात को। वही रोना धोना शुरू। तुम कोई नई मुसीबत खड़ी करोगे। लाओ बेटा, तुम्हारी पट्टी बदल देती हूँ। बेटा भी कहती है और छुपाती भी है। क्या बात है बाबूजी? तुम तो पंजाब के रहने वाले हो। मेरा अक्सर वहां आना जाना रहता है कारोबार के सिलसिले में। तुम निकालो अपने मन की भड़ास। रंजीत सिंह का राज हमारे लिए तो एक सपना है, एकदम राम राज्य जैसा। किसी भी धर्म के लिए कोई भेदभाव नहीं। यहाँ हिंदुओं को जजिया देना पड़ता है और पता नहीं कौन कौन से कर। वो खास धर्म के मानने वाले हैं, और धर्म तो बेटा एक पर्दा है। हर कश्मीरी का जीना दुश्वार हो गया है। हाकिम अफगान हैं, ना भाषा समझते हैं और ना ही इतिहास। जीना मुश्किल हो गया है बेटा, मुश्किल हो गया है। पंडित जी, जरा इस कमरे में तो आना। डर रही है,
सब डरते हैं। अपनी छत के नीचे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। जीवन नर्क बन गया है। नाराज हो गई है, मना के आता हूं। इन लोगों पे तू एतबार कर सकता है मुनव्वर। ये भले लोग हैं। तू तो उठ नहीं सकता। पंडित जी पंजाब आते जाते रहते हैं। हाँ, इसमें कुछ भी जोखिम नहीं। तुम्हारा इससे मन नहीं भरता? ऐसा करो ना, खुद जाके हाकिम के हवाले कर दो। क्या बोल रही है तू? सोच समझ के बोला कर। हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। तुम तो मौन धरे बैठे हो। तो बावली हो गई है। तेरे मन में क्या है? तेरी आंखों से झलकता है। तो बुरा क्या है? अगर भगवान ने उसे मेरी झोली में डाल दिया है तो उसने कौन सा गुनाह कर दिया है? पंजाबी है और मुसलमान। तो फिर क्या हुआ? आज तक कभी आपने ऐसी बात नहीं की। इतना कुछ हमारे साथ हुआ, फिर भी धर्म का भेद आपके मन में उठते नहीं देखा। लेकिन आज आपकी जुबान पर क्यों? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। वो अलग दिखता है और जो अलग दिखता है उस पे लोग शक करते हैं। तू बहुत अच्छी तरह जानती है। और फिर तू उनके बारे में सोच जिनका वो है। कब तक रोकेंगे हम उसको? उनके दिल पे क्या बीत रही होगी? तू इतनी खुदगर्ज कब से हो गई? मैं जानता हूँ तेरी संतान नहीं है, उसका दर्द है मुझे, लेकिन खोने का दर्द तू नहीं समझ सकती। मैं जानती हूँ वो मेरा नहीं, उसे जाना है और जितनी जल्दी हो सका वो चला जाएगा और मैं उसे रोकूंगी नहीं और ना ही उसके सामने आऊंगी। बावली नहीं हूँ मैं, सब जानती हूँ, भूलना चाहती हूँ। वो जब तक यहाँ है भूले रहना चाहती हूँ। पर तुम्हें हक क्या है कि जो तुम मुझे बार बार संतान का ताना देते हो? हे भोलेनाथ। सिर्फ एक कोहिनूर की वजह से आज मैं रंजीत सिंह के साथ सौदा करने के लिए मजबूर हो गया हूं। ये कसक हमेशा मेरे सीने में रहेगी, हर दम रहेगी, मरते दम तक रहेगी। कुछ भी हो, कोहिनूर तो मुझे वापस लेकर आना ही है, किसी भी कीमत पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किससे बात कर रहे थे वजीर फतेह अली खान? खुद से। इम्तिहान के लम्हों में खुद से बात करना, खुद को तैयार करना किसी भी अंजाम के लिए, ये मेरी पुरानी आदत है। अच्छी आदत है। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। तुम भले ही मुझे अपना दुश्मन क्यों ना समझते हो, आखिर हम दोनों का मकसद एक है। आज नहीं तो कल इस हकीकत को तुम्हें तस्लीम करना ही होगा। मैं तुम्हें रुखसत करने आया हूं और खबरदार भी, वो काफिर रंजीत लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक और भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक है। डरा रहे हो मौलाना? तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो। अफगानिस्तान का अगर कोई मुस्तकबिल है तो ना तो महमूद के हाथों में है और ना ही शूजा के हाथों में। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूं। काबुल हुकूमत में तुम्हारी अहमियत क्या है, इससे रंजीत भी नाशना तो नहीं? तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है।
सियासत खेल ही ऐसा है मौलाना, खतरों के बिना तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सिर्फ 9 लाख रुपया सालाना, मामूली इस रकम के लिए रंजीत तुम्हारे साथ आ रहा। कुछ तो है जो पोशीदा है। मौलाना की बात में वजन है। रंजीत इतने सस्ते में मानने वाला तो नहीं। कहीं उसे भी कोहिनूर के बारे में खबर तो नहीं हो गई? वफा बेगम और शाहजमा भी तो लाहौर में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ वो कश्मीर फतेह करने का मंसूबा बना रहा हो और दूसरी तरफ हमें यहां बातों में उलझा कर। नहीं, फतेह अली खान, राजौरी और भीमबार में खालसा चौकिया कायम करने का और मकसद ही क्या हो सकता है? बहुत खूब मौलाना, बहुत खूब। जितना नादान हम आपको समझते थे, उतने नादान तो आप नहीं हैं। सियासत है आपकी रगों में, मानना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ऐन मौके पर आकर रंजीत सिंह हमारी फौज को रास्ता देने से मुनकिर हो जाए, इनकार कर दे। अगर उसने ऐसा किया तो इनकार का वो लफ्ज उसकी जुबान से निकलने वाला आखिरी लफ्ज होगा। मैंने इसका भी पूरा बंदोबस्त कर रखा है मौलाना। सुभान अल्लाह, मुझे तुम पर फख्र है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या है मौलाना? दुश्मन के घर जा रहे हो, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। मौला, बस अब आप लोग वाहिगुरु से अरदास करो कि कश्मीर की मुहिम कामयाब हो और हमारी कौम की आन कोहिनूर हमारे पास वापस आ जाए। खालसा जी, वफा बेगम तशरीफ लाई हैं। वफा बेगम? उन्हें अंदर लाओ। आदाब। आदाब, तशरीफ रखिए। बिना इत्तला के आने के लिए मुआफी चाहती हूँ। आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत हैरानी भी हो रही है और खुशी भी। मेरे शौहर की जिंदगी मौत दोनों आपके हाथों में है भाईजान। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। आप बस दुआ करें। हमने जो भी वादे किए हैं उसमें हम जी जान लड़ा देंगे और वाहिगुरु ने चाहा तो जब हम वापस लाहौर लौटेंगे तो आपके शौहर शाह शुजा हमारे साथ होंगे, वो भी सही सलामत। आमीन। मैं रास्ता देखूंगी, उस घड़ी का, उस लम्हे का इंतजार करूंगी। मुझे अपना कॉल याद है भाईजान। कोहिनूर आप ही लोगों की अमानत है, खालसा राज की अमानत। खुदाबंद करीम, जानता हूं तू मेरी शाहरग से भी ज्यादा मेरे करीब है।
तहे दिल से जब भी कोई फरियाद करता है फौरन तो उसकी मुराद पूरी करता है। मौला, मुझे रास्ता दिखा, कैसे मैं वो सारी मालूमात खालसा सरकार तक पहुंचाऊं। पता नहीं क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। तू बड़ा कारसाज है मेरे मौला, कोई राह निकाल। बेटा, इबादत हो गई? आप? मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। जब बेटा आदमी अपने इष्ट के साथ होता है तो उसे खबर नहीं रहती दिन दुनिया की। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं बेटा जिनकी शुद्धि परमात्मा से मिलती है। वो जरूर ऐसे भक्तों की सुनता है। जी, मेरा भी ऐसा ही यकीन है। देखो बेटा, व्यापार के सिलसिले से मैं लाहौर जा रहा हूँ और तुम्हारा घर भी तो लाहौर के आसपास ही है ना? क्या नाम बताया था तुमने उस गांव का? कोटली लोहारा। तुम चाहो तो कोई पैगाम भेज सकते हो अपने घर वालों के लिए। बेटा, बहुत दिन हो गए वो परेशान होंगे, तुम्हारी खैरियत उन्हें मिल जाएगी तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे बेटा। जी, बहुत अच्छा। आज ही मैं अब्बू के नाम एक खत लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, तुम खत लिखो। मुझे कल सुबह ही जाना है, ठीक है? लिख देना। या मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है। प्यारे अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। आपको ये जानकर हैरानी होगी, मैं इस वक्त कश्मीर में हूँ। मैं यहाँ पर फकीर अजीजुद्दीन साहिब के कहने पर खालसा सरकार के लिए एक खुफिया काम से आया हूँ। खुदा मेहरबान है, लेकिन अभी कुछ दिनों तक मैं आ नहीं पाऊंगा। सारी तफसील साथ लिख रहा हूं। आप इसे जल्द से जल्द अजीजुद्दीन साहिब तक पहुंचा दीजिए। मेरी फिक्र बिल्कुल मत करें, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। जो शख्स आपके सामने बैठे हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई है। सुना करता था कि फरिश्ते होते हैं, लेकिन अब मैं यकीन से कह सकता हूं कि मैंने उन्हें देखा है। ये लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि कितना बड़ा जोखिम इन्होंने उठाया है। यहाँ मुझे माँ भी मिल गई है, जिसे शायद मैंने बचपन में ही खो दिया था। बाकी तफसील बाद में। मिलने पर मेरी बावत यहाँ किसी से कोई बात न करना। पंडित जी के बारे में कोई पूछे तो बस टाल देना। तुम्हारा बेटा मुनव्वर। बेटा, सब तैयारी हो चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ। तुमने खत लिख दिया? जी बाबूजी। बहुत संभाल के। इस खबर का वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। कुछ कहना चाहते हो? सोच रहा था कि आपको तकलीफ दे रहा हूं। अपनी माँ से मत कहना, बुरा मान जाएगी वो। नहीं, कभी नहीं कहूंगा। जब मैं बाहर जाता था ना तो बड़ी चिंता रहती थी मुझे, पता नहीं कब लौटूंगा मैं। अब तू है ना तो मुझे कोई फिक्र नहीं। अब तू मेरे आने तक इंतजार करना, तू जाना नहीं। जब मैं आ जाऊं तब जाना, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। मैं इंतजार करूंगा। आप बेफिक्र होकर जाएं। आपके वापस आने तक मैं यहीं रहूंगा। अरे तू इसकी चिंता मत कर, सबसे पहले मैं यही काम करूंगा, तू बेफिक्र रह। पंडित जी, बातें बाद में कर लेना, मुहूर्त निकला जा रहा है। ये कहीं भाग थोड़ी रहा है। अच्छा बेटा, चलता हूँ। हाँ तो रसूल मियाँ, क्या हुआ तुम्हारे बंदूकों के उस व्यापारी का? कुछ अता पता मिला? नहीं हुजूर, पूरी कोशिश करने के बावजूद भी अभी तक उसका कोई अता पता नहीं मिला। जंग हमारे नजदीक आ रही है और वक्त हमारे पास है नहीं। मजीद बंदूकें दरकार है। यही सोचकर तो मैं उसे हुजूर के पास लाया था। अगर उसे बंदूकें बेचनी ही नहीं थी तो वो यहाँ आया ही क्यों? हमने तो उसे मुंह मांगे दाम कहे थे। अगर वो व्यापारी था तो अब तक आया क्यों नहीं? मेरे तो इस चक्कर में हजारों डूब गए। सरहदी इलाके से इत्तला आई है हुजूर कि उसको किसी ने वापस जाते नहीं देखा। मतलब कि वो यहीं है, कश्मीर में। पर वो यहाँ कर क्या रहा है?
वैसे हमने सरहदी इलाके में चौकसी बढ़ा दी है सरकार। बच के जाएगा कहाँ? आज नहीं तो कल उसे ढूंढ ही निकालूंगा। कहीं वो रंजीत सिंह का भेजा हुआ तो नहीं था? हमें ये पक्की खबर है कि रंजीत सिंह और फतेह अली मिलकर कश्मीर पर हमला कर रहे हैं। रंजीत सिंह इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि वो इतनी उम्दा बंदूकें अपने दुश्मन के हवाले कर दे। इसमें उसकी जरूर कोई चाल होगी और हम उसकी चाल में फंस गए हैं। आप अपनी जान हल्का न करें सरकार। मैं उसको कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। मैंने उसे अपने मेहमान खाने में रखा क्योंकि तुम उसे अपने साथ लाए थे। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में? और हम सब उसकी चाल में आ गए। गलती हुई हुजूर। बस अब आप थोड़ा सा वक्त दें और। मौत ने जिंदगी को कभी वक्त नहीं दिया रसूल। हाँ बोलो, दिया है? मुआफ कर दे सरकार, जान बख्श दे। तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है, अंदाजा है तुम्हें? जी तो चाहता है खाल खिंचवा कर नमक भर दूं इसमें, इसी वक्त सूली पर लटकवा दूं। आप हमें तभी शक्ल दिखाना जब वो व्यापारी तुम्हारे साथ हो। जाओ यहां से। कहिए जहां पनाह, कैसे मिजाज है बंदा परवर के? अता मोहम्मद, जो उसकी रजा में राजी रहना सीख लेते हैं उनके मिजाज तो अच्छे ही रहते हैं, हालात चाहे जैसे भी हों। दिल तो चाहता है कि अभी तुम्हारी बोटी बोटी कर दूं, लेकिन एक बात मुझे रोके हुए है। हैरान हूं, ऐसी क्या बात है तुम में जो फतेह अली खान तुम्हें जिंदा चाहता है और तमाम लश्कर लेकर हमारी तरफ आ रहा है? यही नहीं, वो रंजीत जो अब तक अफगानों का दुश्मन रहा है, वो भी उसके साथ मिलने को राजी हो गया है। आखिर इसमें राज क्या है? तुम्हारी ये मुस्कुराहट मेरे तन बदन में आग लगा रही है, शरारे पैदा कर रही है, लेकिन तुम्हें इसी आग में जलना होगा। शैतान मत बन अता मोहम्मद, खुदा का खौफ खा। डरो मत शुजाउल मुल्क, मैं तुम्हारे भाइयों की तरह अहमक नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से अपनी चर्बी को पिघलते हुए देखो, लोथड़े गिरते हुए देखो, इसलिए मैं तुम्हारी आंखें नहीं फोड़ूंगा। जुल्म की इंतहा से डर अता मोहम्मद, खुदा इसे पसंद नहीं करता। बता, इस फतेह अली खान को तेरे जिंदा रहने में आखिर इतनी दिलचस्पी क्यों है? छोड़ दो इसे, फौरन हकीम को बुलाओ। जैसे ही इसे होश आए मुझे फौरन खबर दो। हो न हो कोई तो राज पोशीदा है, मैं उसकी तह तक पहुंच कर रहूंगा। तब तक इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। वाह रे मेरे मौला, जो खून के प्यासे थे उन्हीं को मुहाफिज बना दिया। ये राज मेरे साथ ही दफन होगा। ये सब उस कोहिनूर की खातिर है ना? लेकिन इनमें से
किसी को भी कोहिनूर नसीब नहीं होगा। कोहिनूर को हासिल करने की हसरत इनके दिल में ही रह जाएगी। इसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तुम्हें हर वक्त इसी तरह मुस्तैद रहना होगा, पूरी तरह चौकन्ने, निगाहें हर वक्त मेरी तरफ, इशारे के इंतजार में। लेकिन हम लोग तो दोस्ती के लिए जा रहे हैं भाईजान। जा रहे हैं दोस्ती के लिए, क्योंकि इस वक्त हमें उसकी मदद दरकार है। लेकिन यह बात जहन में रहे कि रंजीत सिंह हमारा दुश्मन था, है और रहेगा। आपके जहन में क्या है भाईजान? इसे समझना दुश्वार ही नहीं, नामुमकिन भी है। उसकी जरूरत भी नहीं। बेकार अपने जहन पर बोझ मत डालो। लेकिन क्या रंजीत सिंह हम पर भरोसा करेगा? पिछली बार जब मैं उससे मिला था, तब तो उसे ये भरोसा करने की बीमारी थी, और एक बार ये भरोसा करने की बीमारी जिसकी रगों में उतर जाती है, पुश्तों तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। खुदा का शुक्र है कि हम उससे बचे हुए हैं। हमें उस पर कतई भरोसा नहीं। फिर हमारा वहां जाने का मकसद क्या है? उससे उलझकर हम बेकार में अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। जितनी देर होती जाएगी, कोहिनूर हमारी पहुंच से उतना ही दूर होता जाएगा। अगर उसने हमें रास्ता देने से इनकार कर दिया तो? मुमकिन है, पूरा इम्कान है इस बात का। लेकिन मैंने उसके बारे में भी सोच रखा है। जैसे ही वो हमसे मिलने आएगा, आगे बढ़कर हम उसे गले से लगा लेंगे। वो सब इसे मोहब्बत का इजहार समझेंगे। जाहिर तो हम भी ऐसा ही करेंगे, बिल्कुल भी शक नहीं होने देंगे किसी को भी। और ये बहुत जरूरी है। हमारी कामयाबी की बुनियाद इसी पर टिकी है कि उनके भरोसे को कायम रखें। वैसे भी उसे दुश्मनों को दोस्त बनाने का पुराना शौक है। अगर वो शुजा को और जमा को अपना दोस्त बना सकता है, जिनके हाथ हजारों पंजाबियों के खून से रंगे हैं, तो फिर हम पर शक का तो सवाल ही नहीं होता। हमें उसकी इसी फितरत का फायदा उठाना है। मैं जैसे ही उससे गले मिलूंगा, मुझे यह एहसास हो जाएगा कि उसे हम पर, हमारी दोस्ती पर कितना यकीन है। अगर उसे हमारी दोस्ती पर यकीन है, तो वो हरगिज हमसे मिलने जिरह बख्तर पहनकर नहीं आएगा। और जैसे ही मुझे इस बात का यकीन हो जाएगा, इशारा पाते ही तुम लोग उसे गोलियों से भून दोगे।
गुस्ताखी माफ सिंह साहब, हम वहां उन अफगानों के साथ बातचीत के लिए जा रहे हैं ना? लगता तो कुछ और ही है। ये सब तैयारी, हमारे मन में अमन की चाहत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जंग के लिए तैयार न रहें। तो इसका मतलब आपको उनकी नीयत पे शक है? विश्वास हमारी फितरत है तो होश हमारी जरूरत। दीवान जी, सियासी गलियारों में कभी भी कुछ भी हो सकता है। विश्वास आपकी सामर्थ है, ताकत है, तो बेहोशी गुनाह है। हम आपके इर्द गिर्द लोहे की दीवार की तरह खड़े होंगे खालसा जी। इससे पहले उनकी नजर आपकी परछाई की तरफ भी पड़ी, उनकी गर्दन जमीन पर होगी। हमें वहां खुले मन से जाना चाहिए, आंखें खोलकर। जमीन पर उतरने से पहले साजिश जहन में पकती है और फिर आंखों में उतर जाती है। और आप लोग फतेह अली खान की फितरत से तो वाकिफ हैं ही। उसके जहन में फिसलन ही फिसलन है। दुश्मनों पर एक बार भरोसा कर लो, लेकिन मौका परस्तों पर कभी नहीं। उन लोगों ने अगर जरा सी भी शरारत करने की कोशिश की तो उसका अंजाम क्या होगा वो शायद वो लोग भी नहीं जान सकेंगे। एक भी अफगानी यहां से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। हम ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। सिंह साहब, वजीर फतेह अली खां बाहर पहुंच चुके हैं। बैठक में आपका इंतजार कर रहे हैं। और उनके साथ शह बंदूकधारी पठान भी है। ये वो